ये सरकार झूठ के पुलंदों पर टिकी हुई है। केवल भाईचारा खत्म करके, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य का भाव करके अपनी ये रोटी सेक रहे थे। 8 साल बेमिसाल, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल बेमिसाल। भ्रष्टाचार जिस तरह से चरम सीमा पार कर रहा है वो बेमिसाल ही है। 3 साल तक सरकारें जनरली नहीं चलती हैं, 3 साल तक लखनऊ का डीएम बने रहे और आज आप सबके सामने है। बिना सबके मिले हुए ये भ्रष्टाचार अकेले के बस का नहीं है। एक अच्छे नेता को जो पूरे प्रदेश का मुखिया हो, उसको कम से कम इन अफवाहों पर नहीं जाना चाहिए। इतने लोगों की हत्या हुई, वहाँ हत्या है, भगदड़ नहीं हत्या है। देखें कि प्रदेश में हमने क्या किया है, क्या बोया है और क्या मिल रहा है। इंसानियत का धर्म हर धर्म से बड़ा है और हर धर्म का मूल जो है वो इंसानियत है। आते ही 2 महीने में 3 महीने में जो पुराना काम पूरा हुआ उसको आप अपने बनाने क्रेडिट दे दिए प्रधानमंत्री जी के सामने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 100 पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर में है, शाहगंज विधानसभा में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए फ्रेम में आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं डॉक्टर सूरभान यादव। उनसे हम बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दों पर जानेंगे, समझेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रदेश में जिस तरह से लगातार जो गतिविधियां चल रही हैं, लखनऊ में जिस तरह से भ्रष्टाचार के कुछ मामले सामने आ रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की इन रणनीतियों पर, जिस पर जो है लगातार मुख्यमंत्री जो है इतना कहते हैं कि 8 साल बेमिसाल, 8 साल बहुत बेहतर काम किया गया, क्या कुछ आपके हिसाब से है? आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इस परिवेश में ये सवाल पूछने का साहस किया। आपको बहुत बहुत बधाई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 8 साल बेमिसाल, मैं कहता हूं कि बिल्कुल बेमिसाल। भ्रष्टाचार जिस तरह से चरम सीमा पार कर रहा है वो बेमिसाल ही है। अब वो किस मामले में अपनी बेमिसाल दिखाना चाह रहे हैं? उनकी नाक के नीचे लखनऊ का डीएम, जो आदमी पहले हमीरपुर का डीएम था, उसमें ऐसी क्या खास बात दिख गई कि उसे तुरंत लखनऊ का डीएम बनाएगा। और 3 साल तक सरकारें जनरली नहीं चलती हैं, 3 साल तक लखनऊ का डीएम बने रहे और आज आप सबके सामने है कि किस तरह का भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। वो आप सुन रहे हैं ना, 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। उससे अगर उस इन्वेस्टमेंट में आते तो सरकार के साथ साथ कितने लोग एम्प्लॉयमेंट होता, रोजगार मिलता, कंपनी यहाँ आती। लेकिन उसको आने से पहले 5% कमीशनिंग। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अकेले 5%, 8,000 का 5% समझना कितना होता है? 400 करोड़। किसकी हिम्मत है 400 करोड़ रुपए अकेले हजम कर सके? मैं तो कहूंगा कि उनकी जांच हो, उसमें पता लगेगा किस कौन कौन उस खेल में इन्वॉल्व है। उनकी नाक के नीचे हो रहा है। आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उनके ऑफिस में छिपा हुआ है वो आदमी। वो सत्य कह रहे हैं। बिना सबके मिले हुए ये भ्रष्टाचार अकेले के बस का नहीं है। इसमें उनके मंत्री, सारे लोग इन्वॉल्वमेंट हैं। बाबा जी कहते रहे कि हम इसमें जीरो टॉलरेंस और ये है कि हम जीरो टॉलरेंस इस पे दिखाएं। क्या कर रहे हैं? उनको कौन सा सस्पेंशन जारी हुआ? मंत्री की जांच हुई? आप देख रहे हैं सरकार में जज साहब के यहाँ पैसा मिला, वो अकेले का जज साहब का पैसा है। जाहिर सी बात है इन लोगों का ही पैसा वहां रखा हुआ था और जिसमें लीपापोती हो रही है। आप देखिए, ये कहते थे कि इलाहाबाद में एक प्रकरण उठा था, आपको याद है कि आज उत्तर प्रदेश की भर्ती हुई पुलिस की, उसमें यादव नहीं हुए हैं? कितने लोग हुए हैं? जब पढ़ रहे हैं तो हो रहे हैं। लेकिन इन्होंने आरोप लगाया कि अनिल यादव चेयरमैन थे, 80 एसडीएम। अरे भाई, 80 एसडीएम, ये झूठ की पुलिंदा, झूठ की यूनिवर्सिटी तो उनके पास ही है। 80 एसडीएम आज भी लिस्ट लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधानसभा में मांगा कि आप 80 एसडीएम की लिस्ट दे दीजिए। एक अच्छे नेता को जो पूरे प्रदेश का मुखिया हो, उसको कम से कम इन अफवाहों पर नहीं जाना चाहिए। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांगा कि आप मुझे लिस्ट दीजिए कि कौन से 80 एसडीएम थे, तो सब फेल हो गए। आज अभी इसके पहले यूपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन प्रभात कुमार जी थे, 84 बैच के आईएएस थे, इतने सीनियर आईएएस थे। उसके बाद आपने किसको उठा के बैठा दिया? यहां ठाकुरवाद नहीं चल रहा है, कोई नाम लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि नाम के पीछे बस केवल सिंह नहीं सिग्नेचर लिखा हुआ है ठाकुर साहब। इनकम टैक्स से रिटायर हुए, उनसे तमाम सीनियर अफसर प्रदेश में बैठे हुए हैं। उनकी ऐसी कौन सी क्वालिटी आप वहां उठा दी? तब से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का बंटाधार हुआ है, हंगामा हो रहा है। अब नहीं ना आवाज उठेगी। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने साहस किया है इस समय कि जो है आप दिखा रहे हैं। नहीं तो वही मीडिया
और पता नहीं कितना लालच में है, ये क्या बताएं। कुंभ का देख लीजिए आप, ईमानदारी से मैं कहता हूं जितने सनातनी हैं, हम लोग भी सनातनी हैं, यादव से बड़ा कौन सनातनी है यार, जो टैग लगाए फिर रहे हैं। सबसे ज्यादा यादव ने दर्शन किया, यादव ने स्नान किया, यादव ने मदद किया है। और कुंभ का ऑडिट हो जाए तो अभी सारे अधिकारियों को भला हो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो समय से पहले वहां दौरा कर लिया और प्रश्न उठा दिए कि जाके देखें कि कुंभ मेले में क्या हो रहा है। तब जाके 14 तारीख के पहले बाबा जी जाके तब वहां टाइट किए, तब तो खंबे और पोल गड़े हुए हैं बिजली के, और बात करते हैं ये लोग कि हम व्यवस्था दे रहे हैं। इसके पहले क्या कुंभ नहीं लगा था? इतने लोगों की हत्या हुई वहां, हत्या है, भगदड़ नहीं, हत्या है। जब इतना पैसा खर्च हो रहा है उस व्यवस्था के लिए, और उस व्यवस्था में चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और उसके कारण अगर वहां भगदड़ मच रही है और लोग मर रहे हैं, उसको छुपाना भी हत्या की श्रेणी में आता है, और ये घटना होना भी हत्या की श्रेणी में आता है। इसमें इनको ढंग से जांच बैठानी चाहिए। मैं कहता हूं अकेले कुंभ के ऑडिट हो जाए, सारे अधिकारी इनके नपेंगे और भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी। कहां कहां का नाम लूं मैं, बताइए। ये लोग जितनी मलाईदार पोस्टें हैं, यादव का डंका पीटे हुए थे, इस समय आप उठा लीजिए, गाजियाबाद, नोएडा, जहां जहां का उठाएंगे मलाईदार पोस्ट पे सब ठाकुर बैठे हुए हैं। अब कहां है जातिवादता का? अरे आप तो जिस संप्रदाय से हैं कि जात पात न पूछे कोई, हर का भजे सो हर का होई, आप क्यों इन जातिवादिता के चक्कर में पड़ रहे हैं? आपको अवसर मिला था, आप ऐसी मिसाल गाड़ते कि लोग कहते हाँ एक सन्यासी जो है प्रदेश चला रहा था, जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा था। लेकिन देख देख के भाई अंधा बाने सिन्नी अपने को दे, अपने अपने नाम पूछ के दे, क्या मतलब भाई? ऐसे थोड़ी नहीं चलता है। मैं कहता हूं 8 साल में बेमिसाल भ्रष्टाचार हुआ है, और इसकी अगर जांच की जाए तो हर आदमी इसके घेरे में रहेगा। आप देखिए उन्हीं के सूचना आयुक्त हैं शिशिर सिंह साहब, 10 साल से वहां 8 साल से लगे हुए हैं, क्या और कोई अफसर नहीं है? लेकिन नहीं, तमाम प्रश्न उठने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। तो ये सब जो है नजर उठाएंगे। एक कहावत है कि अपने गिरेबान में झांकिए, खुद पता लगेगा। अब ये अवसर आया है अवलोकन का, सेल्फ अवलोकन का। देखें कि प्रदेश में हमने क्या किया है, क्या बोया है और क्या मिल रहा है। इसके पहले आज तक इतना नफरती अंदाज नहीं था, जिस तरह का माहौल बनाए हुए हैं सब। पेशे से आप चिकित्सक हैं, और अगर देखा जाए तो 9 महीने में बच्चे का जन्म हो जाता है, 5 साल में 4-5 साल में बच्चा पढ़ने लगता है, और नियर अबाउट धीरे धीरे 3 साल में बोलने लगता है, 5 साल में पढ़ने लगता है। लेकिन 6-7 साल से ज़्यादा समय बीत गया, 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा अभी तक लटका हुआ है। उस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? क्योंकि जो इसमें उलझे हुए नौजवान हैं वो लगातार जो है जब भी जाते हैं तो प्रदर्शन के दौरान उन्हें सरकार की तरफ से उनके साथ जो भी बर्ताव होता है उससे वो काफ़ी जो है नाखुश रहते हैं। उनको जो है उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है सरकार की तरफ से जिसकी वो अपेक्षा रखते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये सरकार झूठ के पुलिंदों पर टिकी हुई है। केवल भाईचारा खत्म करके, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य का भाव करके अपनी ये रोटी सेक रहे थे। आज 8 सालों में पब्लिक जान चुकी है, जितने हमारे युवाओं की उम्र निकल गई, अब नौकरी के आसार खत्म हो गए। इन्होंने ये कहा कि तुम्हारा अधिकार छीना जा रहा है। आज ये सरकार क्या की? सारा अधिकार छीन ली। अब ये जनता जान गई है, ये मीडिया दिखाए ना दिखाए, सोशल मीडिया पे जितने युवा हैं सब जान गए हैं कि हमारे बीच एक ऐसी दरार डाली जा रही है जिससे हमारा जीवन संकट के बीच में पड़ा रहेगा। नहीं तो इसके पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, नौकरियों में सीधे भर्ती होती थी। लेकिन उन्होंने यादवों के प्रति पहले भड़काया कि आपका अधिकार छीन रहे हैं सबको, लेकिन अब वही जिनको छिड़ाया, जिनको आग लगाई थी, वही पीडीए के तहत। मैं पीडीए में केवल ये नहीं करता हूं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, मैं अगड़ा की बात करता हूं जो सताए हुए हैं, मैं अगड़ों की भी बात करता हूं जो सताए हुए हैं। वो सब मिलके इनकी पोल खोल रहे हैं और आने वाले समय में सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। आप देखिए भ्रष्टाचार में अभी उत्तराखंड में कहीं पैसा चोरी हो रहा है, इसी सरकार का पैसा, कहीं कहीं बंदर बांट हो रही है नोएडा में, और गरीबों का, युवाओं का, किसानों का, जितने लोग हैं सबका शोषण हो रहा है। अभी आप जो है कुछ देर पहले नियर अबाउट शाम को एक इफ्तार पार्टी में शरीक होते हैं, उसके बाद फिर आप स्नान ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं शाम के समय में। क्या कुछ मैसेज है? हमने देखा ये सब सारी चीज़ें
मतलब इफ्तार पार्टी में भी जाना, फिर उसके बाद पूजा पाठ करना और लोगों के साथ बैठना और तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व रहना, क्या कुछ मतलब इसके पीछे के मायने क्या हैं, कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? देखिए, भारत देश की यही जो है क्वालिटी थी कि विविधता में एकता, और उसके बाद देश इतने सामंजस्य से चल रहा था, लेकिन इधर भी जो खाई ये लोग बांट रहे हैं, नफरत का बीज फैला रहे हैं राजनीतिक अपने उसके कुछ फायदे के लिए। तो मैं तो यहाँ वही संदेश देना चाहता हूँ कि इस रमजान के पावन महीने में हमारे नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। माँ दुर्गा जो हम लोग 9 दिन का व्रत रखेंगे, और इधर जो है आज रोज़ा इफ्तार पार्टी में भी मैं गया था। तो धर्म हर व्यक्ति विशेष का अपना धर्म है। धर्म जीवन को अनुशासित बनाने की एक व्यवस्था है, ना कि आपसी भाईचारा खत्म करने की। हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है, उसको पालन करना चाहिए। मैं कहता हूँ किसी संप्रदाय को मत मानिए, आप ना पूजा करिए, ना रोजा कर रखिए, ना रमजान में जाइए, ना बाइबिल में जाइए, लेकिन आपका जो धर्म होना चाहिए इंसानियत का होना चाहिए। इंसानियत का धर्म हर धर्म से बड़ा है, और हर धर्म का मूल जो है वो इंसानियत है। तो इसलिए मैं आत्म पाखंड पूजा पर पाखंड धर्म, अपना जो मेरा धर्म, मेरा संप्रदाय, मैं उसका आचरण करता हूँ। मैं सुबह शाम स्नान ध्यान करके, सुबह भी बिना स्नान ध्यान के भोजन नहीं करता हूँ, जल तक नहीं ग्रहण करता हूँ। शाम को भी बिना संध्या वंदना के दीप जलाए हुए, शंख बजाए हुए मैं भोजन नहीं करता हूँ। अगर शाम को मेरा स्नान ध्यान नहीं होता मैं भोजन नहीं करता हूँ, भोजन त्याग देता हूँ। तो ये मेरा अपना, मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता कि आप भी ऐसे रहिए। जितना जैसे जिसका स्किप कर सके अपना चलता है, ये अपनी अपनी व्यवस्था है। हम कैसे पालन कर रहे हैं, कोई कैसे पालन कर रहा है। बिना नहाए लोग करते हैं यथाशक्ति था भक्ति, जहाँ पानी नहीं है वहाँ लोग ऐसे ही ध्यान कर रहे हैं। हमारे सनातन की व्यवस्था है कि गंगा तव दर्शनाथ मुक्ति, पुंडरीकाश 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 3 बार नाम ले लीजिए, आप ऐसे पवित्र हैं। कोई जरूरी थोड़ी नहाना, लेकिन जिसका जैसे चल रहा है उसको चलाना चाहिए। सब व्यवस्थाएं हमारे धर्म को तोड़ मरोड़ के आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सही मायने में जो सनातन है, जो धर्म है, उस व्यवस्था में जो शरण में आए उसकी रक्षा करिए। जो आसपास है मानवता को जिंदा रखिए। आग लगाने का काम नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। 2027 में क्या कुछ उम्मीदें हैं? पार्टी जो है आपको सागन से अगर जिम्मेदारी देती है तो कितने पैरामीटर्स पर पार्टी को आप बताना चाहेंगे कि हम इन पैरामीटर्स पर खरा उतरेंगे और हम ये सीट निकालकर समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे? साथ ही साथ में 2027 में क्या कुछ अंदेशा आपको समझ में आ रहा है कि कुछ बदलाव होगा, या फिर से जो है एक बार फिर से वही योगी सरकार? कुछ बदलाव? नहीं, देखिए, ये मीडिया के लोग, आप लोग जो है, मैं तो कहता हूँ कि चौथा स्तंभ है, इसे अपना सही काम करना चाहिए। लालच में आजकल मीडिया वाले भी जो है अपना सही काम कर नहीं रहे हैं। जहां से मुद्रा मिल रही है उन्हीं का दिखा रहे हैं। आप साहस का कार्य कर रहे हैं कि आप समाज के बारे में और सरकार के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आप सही मायने में देखेंगे तो इस लोकसभा चुनाव में ही सबको पता लग गया है कि आने वाले समय क्या होगा। हमारा 290 विधानसभा पर पूर्ण बहुमत है, मैंडेट है, सरकार हमारी बनी हुई है, जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन फिर भी इस बात को दबाया जा रहा है, दूसरा माहौल पैदा किया जा रहा है, कुछ नहीं सरकार आएगी। अभी आप देखिएगा जिन मुद्दों पे जो सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार जितनी चरम सीमा पे है, इन सब का जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और 2027 के चुनाव में सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। अभी जो मैंडेट है 290 का लोकसभा चुनाव का, मैं कहता हूं कि 350 पार रहेगी। जनता त्राही त्राही कर रही है। पीडीए का जो फार्मूला चला हुआ है उसमें अगड़ा भी हमारे साथ है। जो एक टैग लगा हुआ है केवल उन्हीं को सिन्नी बांटी जा रही है, उसमें अगड़े भी त्रस्त है। ये सरकार से बहुत परेशान है। इसके पहले कौन क्या सुविधा थी इतनी, लेकिन नहीं, बस खाली कुछ तथाकथित लोग जैसे आप तो हिम्मत कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा, निवेदन करूँगा कि आपका जो काम है चौथे स्तंभ का, उसको दिखाइए। सरकारें आती जाती रहेंगी, देश रहना चाहिए, ये मुल्क रहना चाहिए। आपके अगर इस कहने से, आपके झूठे माहौल बनाने से अगर क्षति होती है, फिर से ये आतताइयों की सरकार बनती है, तो देश कहाँ जाएगा, महंगाई कहाँ जाएगी, लोग भूखे मर जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा इस चौथे स्तंभ से भी कि सही बात दिखाए।
और वैसे तो जनता जान चुकी है 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो युवा दिलों की धड़कन है, करोड़ों हीरों की धड़कन है, विकास पुरुष हैं, उनके समय में जो काम हुआ है, जो लखनऊ शहर बसा हुआ है, शिक्षा का क्षेत्र जगा हुआ है, एक्सप्रेसवे बने हुए हैं, वो सब फीता काट काट के बाद में किया जा रहा है। अभी मैं एक बड़े अफसर के पास बैठा था, सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी, उस अधिकारी ने बताया हमें कि हम उस सरकार में 16 में नियम से परे हट के हमने उन्हें जमीन दी थी, जबकि नोएडा एक अलग प्राधिकरण है, हमने उन सबसे रिक्वेस्ट करके एक अलग नियम बना कर दिया था। उन पे भी आक्षेप लग सकता था कि आपने भ्रष्टाचार किया, लेकिन वो जनता जान रही थी, लोग जान रहे थे, अधिकारी जान रहे थे कि नहीं, ये देशहित के लिए ऐसा हो रहा है। इन्होंने पैसा कम करके सैमसंग को जमीन दिया, लेकिन वो प्रोजेक्ट पूरा होने में 2 साल 3 साल समय लगता है। फीता काटने का अवसर मिला बाबा जी को और आ गए प्रधानमंत्री जी। सोचिए कि मतलब सीधा सीधा माननीय श्री अखिलेश यादव जी के प्रोजेक्ट को उन्होंने बताया कि देखिए पहले की सरकार क्या थी, हम आते ही, अरे भाई आप 8 साल से हैं, क्यों नहीं कोई नई इंडस्ट्री लगा दिए? आते ही 2 महीने में 3 महीने में जो पुराना काम पूरा हुआ उसको आप अपने बनाने क्रेडिट दे दिए प्रधानमंत्री जी के सामने। लेकिन किसी मीडिया वालों ने हिम्मत नहीं की कि मैं इस सच को दिखा सकूं। इसलिए मैं कहता हूं मीडिया वालों से, जागिए, कब तक अपना जमीन छुपाए रखेंगे? सही को सच, सच का तो सच दिखाइए, यही तो मीडिया का काम है। आप लोग तो अपने प्रोफेशन को बदनाम करेंगे, जनता गुमराह हो जाएगी। उसके बाद बताइए सैमसंग जितना बड़ा कोई कौन सी कंपनी प्रोजेक्ट आई है उत्तर प्रदेश में? जितना विकास पुरुष अखिलेश भैया ने काम किया था, ये लोग सपना भी नहीं देख सकते। इसलिए युवाओं को बेरोजगारी से बचाना है, नौकरी दिलाना है, किसानों को महंगाई से रोकना है, उनको उनका उचित अधिकार दिलाना है, जवानों को अधिकार दिलाना है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने का अवसर मिला है, उनके नेतृत्व में 2027 की सरकार बनेगी, तभी लोगों का भला होगा। और मैं निवेदन करूंगा जनता से, आपसे लास्ट में कहता जाऊंगा, अभी ईद की बधाई देते हुए, रमजान की बधाई देते हुए, नवरात्रि माँ दुर्गा का आगमन हो रहा है। सबसे मैं कहूंगा, हे माँ दुर्गे, हमारे भाइयों को सबको दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। और रमजान वाले भाइयों से कहूंगा कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक दीजिए, जिससे एक नई सरकार की स्थापना हो, भाईचारे की स्थापना हो और सब लोग मिलजुल के रहें और इसका उत्तर प्रदेश का कल्याण हो। भारत 100 पर अपना कीमती समय देने का आपका बहुत बहुत आभार। रात के 11:30 हो रहे हैं, इस वक्त आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। कहीं न कहीं पूरे प्रदेश को नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में ऐसा इनका मानना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए भारत 100।